Welcome to Yogi Ram Podcast. As per viewers' demand, we have taken the topic of today's podcast, how to manage your money in uncertain economic times. And today we are thrilled to have Naresh Desai ji again joining us from Gujarat to share the insight. एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, Naresh ji is the founder of My Dear Money, a firm dedicated to providing financial education and investment services. With over 21 years of experience in banking sector and a strong presence in financial education field since 2009, he has conducted more than 300 plus financial awareness seminars impacting countless individuals and families. Naresh ji proudly identifies as financial advocate, educator, and a therapist focusing on solving financial puzzles and alleviating money related stress from his clients. He currently serves over 700 plus families as a mutual fund distributor, guiding them toward financial stability and growth. His mission is to empower more than 10 lakh people to achieve financial freedom. Very warm welcome, Naresh sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you for once again calling me. Thank you. Sir, moving to the today's topic और आज की जो सिचुएशन है यूएस, चाइना, यूक्रेन एंड रशिया, सर इन सब को देखते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू मैनेज मनी इन दिस अनसर्टेन इकोनॉमिक टाइम, सर इसके बारे में सर आज डिस्कस करते हैं. एंड टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रैटेजी डू यू रिकमेंड फॉर इंडिविजुअल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी? सर इसके बारे में सर डिटेल में सर बताइए. थैंक यू. नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली अभी पिछले काफी टाइम से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है पूरी दुनिया में, किसी न किसी वजह से. रशिया यूक्रेन बीच में युद्ध चला था, फिर बीच में दूसरे दो कंट्री के बीच में युद्ध चला था, और ये कहीं ना कहीं रही है. ये अभी आई है ऐसा नहीं है, ये पास्ट से है, बहुत सालों से ये ऐसी चल रही है और आगे भी ऐसी चलेगी ही. लेकिन अभी जो हुआ है, जो ट्रम्प की बात कर रहे हैं हम, ट्रम्प साहब की, तो उन्होंने टैरिफ का एक नया ये निकाला है, उन्होंने नया तरीका निकाला है कंट्री के साथ. ये विदाउट हैविंग अ वॉर he can destroy the country, मतलब tariff is the such a thing. So उसी दौरान इकोनॉमिक जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बैलेंस है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है. आपको उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. स्टॉक्स पिकिंग हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो या और कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इसके इफेक्ट शायद मेरे ख्याल से ये होगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा. इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका जब जो डेली आप परचेस करते हो वो चीज की प्राइसेस बढ़ेगी, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा. सो मेरा ये सुझाव है कि लिक्विडिटी आप मेंटेन रखिए. कम से कम 6 महीने का पैसा आप अपने सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड उसमें रखिए, ताकि आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप वहीं से आप निकाल सकते हो अनसर्टेनिटी को. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी से कनेक्टेड, हाउ पीपल कैन प्रायोरिटाइज देयर स्पेंडिंग व्हेन दे फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी? वो सर क्या स्टेप्स है, क्या टिप्स है, सर प्लीज बताइए. स्पेंडिंग में ऐसा है कि नॉर्मल आप आजकल के यूथ देखोगे तो वो डिस्क्रिशनल स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, नॉन डिस्क्रिशनल स्पेंडिंग बोलते हैं उसको. जैसे मोबाइल हो गया, शूज हो गया, लैपटॉप हो गया, एसेसरीज हो गई, कुछ भी हो गई, कार हो गई. बहुत बड़ी बड़ी लेविश, मतलब कॉफी हाउस में आप जाओगे 200, 250, 300 रुपए की कॉफी मिलती है, 400 रुपए की भी मिलती है, मैंने देखा है, 400 रुपीज कॉफी. सो वो वहां पे वो खर्चा थोड़ा कम करना चाहिए लोगों को. ये अनसर्टन इकोनॉमिक, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ अनसर्टन इकोनॉमिक, अगर आपकी इनकम उतनी ही है और आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है कि या तो इनकम बढ़नी चाहिए प्रोपोर्शनेट में, वो बढ़ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बढ़ रही है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. और ये नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है जिसको हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बोलते हैं, लाइफस्टाइल के लिए, बस लाइफस्टाइल दिखाने के लिए एक्सपेंस, वो कम करना चाहिए ये पीरियड में, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक. जब तक अनसर्टेनिटी है तब तक इसको होल्ड पे रखो, बैठो, अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है वही उस पे ही खर्चा करो और बाकी का सेविंग करो. और जैसे ये पीरियड पास हो जाएगा, ये पीरियड कितना चलेगा वो मेरे को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है, ट्रम्प साहब को नहीं मालूम कि 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो इसका एंड होगा और फिर स्मूथ जर्नी स्टार्ट होगी. बट अभी तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थोड़ी है ही, तो अभी केयरफुल रहना पड़ेगा. सर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द इम्पोर्टेंट वन, फाइनेंशियल ईयर सर अभी नया आया, बजट आया. सो सर व्हाट रोल डज बजटिंग, इंडिविजुअल की जब मैं बात करूं तो व्हाट रोल डज बजटिंग प्ले इन नेविगेटिंग अनसर्टेन इकोनॉमिक टाइम्स? वेरी वेरी मच, मतलब इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बजटिंग, आपका इनकम मानो महीने का 50,000 रुपया है तो आपको इसमें बजटिंग करना पड़ेगा कि मेरे को खाने पीने की चीजों में इतना एक्सपेंस करना पड़ेगा,
मेरा ट्रैवलिंग में इतना एक्सपेंस जाएगा, अगर आपकी जॉब कहीं पे दूसरे सिटीज में है कहीं पे, तो मेरा पेट्रोल वगैरह में इतना जाएगा। बाकी जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है वो लाइफस्टाइल परचेज में कितना जाएगा मेरा, वो भी वो मिनिमम होना चाहिए। और बाकी का सेविंग भी होना चाहिए। पहले तो आप सेविंग पे फोकस करो कि 50,000 इनकम है तो 10-20% तो 20% तो आप सेव कर लो एटलीस्ट पैसा। बाकी का पैसा आप ऐसे कहीं पे सेव एक्सपेंस करो ये, लेकिन 20% तो सेव करना ही चाहिए। और बजटिंग ऐसे बनाना चाहिए कि इमरजेंसी फंड मेरे को कितना चाहिए। तो मेरा एडवाइस ये है कि इमरजेंसी फंड आपको ऐसा बनाना चाहिए कि कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का पैसा जो आपको लगेगा, आज से अप्रैल 25 से अप्रैल 26 तक का पैसा आपको एक लिक्विड फंड या डेट फंड में रखना है। तो वहां से आप कभी भी निकाल सकते हो। वो 1 साल का इमरजेंसी फंड हर एक के पास होना ही चाहिए। सर जैसे आपने इमरजेंसी फंड का बताया, सो प्लीज शेयर सम टिप्स, पॉइंटर्स बताइए जिससे कि वी कैन बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के बहुत सारे, मतलब आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो आप पैसा धीरे धीरे करके, आप वो पैसा सेव। दूसरा है म्यूचुअल फंड में अगर आपको करना है तो वो लिक्विड फंड आते हैं। लिक्विड फंड्स में भी आप पार्क कर सकते हो, वहां पे आपको 6-7% मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ 6%, 5-6%। लेकिन आपका पैसा वहां पे भी लिक्विड फंड्स मतलब क्या, आपको पैसा चाहिए तो विद इन 24 आवर्स इट विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, नेक्स्ट डे मिल जाता है लिक्विड फंड में पैसा, उसको हम लिक्विड बोलते हैं। और उसमें वॉलेटिलिटी वेरी 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 लो, कुछ होती ही नहीं है, ऐसा मतलब होता है, नहीं होती है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम होती है। तो लिक्विड फंड में या डेट फंड भी थोड़े कम वॉलेटाइल देते हैं, वो चूज करने का, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है वगैरह, उसमें चूज करो, उसमें रखो पैसा, जहां पे आपको एग्जिट लोड ना हो। क्योंकि नॉर्मली इक्विटी फंड में आपको एग्जिट लोड लगता है, इक्विटी फंड में आप डालोगे तो 1 साल से पहले निकालोगे। तो लिक्विड फंड में, लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप पार्क कर दो वो पैसा, या तो आपके सेविंग्स अकाउंट में रखो या बैंक एफडी में रखो, कहीं पे भी आप रख सकते हो वो पैसा। 1 साल का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ग्रेट 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 सर, एक और मैं सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये भी बहुत बार लोगों को आता है, हाउ शुड इंडिविजुअल अप्रोच डेट मैनेजमेंट ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक पीरियड। अभी ये डेट मैनेजमेंट की बात करूं तो डेट मैनेजमेंट में 2-3 चीजें आती है। एक होता है क्रेडिट कार्ड का आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस, दूसरा है पर्सनल लोन एक्सपेंस, तीसरा है अपना कार हाउसिंग वगैरह जो लिया, घर लिया, गाड़ी लिया, उसका एक्सपेंस लेता है। आजकल तो लोग जूते लैपटॉप वगैरह सब वो ईएमआई पे लेते हैं, मेजोरिटी थिंग्स गोज ऑन ईएमआई। कहीं कुछ कुछ जगह पे 0% पे मिल जाता है, लेकिन मेजोरिटी जगह पे नहीं मिलता है। तो फर्स्ट आप पे आउट करो, पे ऑफ करो जो आपका पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट जो लगता है नॉन पेमेंट पे, वो 18 से लेके 36% तक लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका डबल अमाउंट कब हो जाएगा। अब उसमें क्या लोग करते हैं, एक होता है टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल पेमेंट, मतलब आपको 20,000 का एक्सपेंस किया, अगले महीने बिल आएगा कि 20,000 आपको पे करना है। लोग क्या करते हैं, मिनिमम कितना है, मिनिमम अच्छा 1,200 रुपया है, चलो मैं मिनिमम भर देता हूँ, बाकी का मैं, लेकिन उस पर मिनिमम भर दोगे वो ठीक सही ठीक है, लेकिन उसके जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर 18-20% का ब्याज लगता है चलकर। तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, वो उसमें आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, फिर आप वहीं से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। उसको लेने के लिए आप दूसरी पर्सनल लोन लेने जाओगे, वहां पे भी 15-18%, 20% आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो ऐसा चक्कर में आप पड़ जाओगे तो बाहर ही नहीं निकल पाओगे, डेट ट्रैप। तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन आउटस्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। बाकी हाउसिंग वगैरह में तो कम इंटरेस्ट रेट होता है, तो चलता है, उसमें गाड़ी में भी कम इंटरेस्ट है, 9%, 9.5% ब्याज में, तो चलता है वो, ठीक है। लेकिन पहले वो जो 15%, 20% वाला लोन से वो सब आउटस्टैंडिंग क्लियर कर होना चाहिए। सर मैं दूसरा एक प्रश्न लेना चाहूंगा, एंड यस ये भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार लोग इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन अनसर्टेन टाइम। इस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंस है सर, इसके बारे में भी सर प्लीज थोड़ा सा बताइए। फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इंडिया में, मैंने आगे भी, हमने पहले एपिसोड में शायद मैंने बताया था आपको कि इंडिया में कोई भी स्कूल कॉलेजेस अभी भी नहीं सिखा रही है, करिकुलम में है ही नहीं सब्जेक्ट में कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको क्या क्या देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त, आपका पैसा बचाते वक्त, सेविंग करते वक्त भी आपको क्या क्या देखना चाहिए, वो ही नहीं बताते। तो इसीलिए जो यंग जनरेशन है वो जैसे ही मार्केट में आते हैं, जॉब शुरू होता है, उनका पहला सैलरी होता है, उनको बहुत सारी, आज पहले के जमाने में क्या था, इंफॉर्मेशन ही नहीं, तो वो अच्छा था कि कोई मालूम ही नहीं है, कहीं पे बैंक में जाके रख दो, पोस्ट में रख दो, LIC में रख दो। आजकल ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आजकल एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो गई है। आप इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, कहीं पे भी सब जगह पे आपको फ्रेंड्स बताएंगे ये है, बहुत सारे आते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे आते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी हो गई है आजकल, तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो आपको उसमें से फिल्टर करना पड़ेगा कि मेरे काम की चीजें क्या है, और वही मैं देखूं। वरना आप फेसबुक या यूट्यूब या वगैरह पे देखोगे, आपने अगर किसी का एक बार चैनल देख लिया
तो वो आपको वही बार बार उसी का दूसरा भी दिखा 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 देगा, कंटिन्यू आपको वही दिखाएगा सामने। सर जैसा आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला, सो ड्यूरिंग जब मैं मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करूं मैं, सो हाउ कैन पीपल इंश्योर देयर इन्वेस्टमेंट आर सेफ? सेफ मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट तो वैसे बताऊं तो लोग ये समझते हैं कि बैंक में मैंने पैसा रख दिया वो मेरा सेफ है। वहां भी तो कुछ हद तक एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस बैंक वाले क्या करते हैं कि क्रेडिट गारंटी एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो वहां पे प्रीमियम पे करते हैं। तो उसको अगर बैंक डिफॉल्ट हो गई कल उठ के, जैसे इन पास्ट मैनी कोऑपरेटिव बैंक्स का हुआ है, काफी मैनी बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स का लोगों का पैसा डूब गया है, बंद हो गया है, आरबीआई ने बंद कर दिया कि भैया मिसमैनेजमेंट है तो अब बंद कर दो। तो लोगों को पैसा मिला है, लेकिन कितना मिला है, जितना तक का इनका इंश्योरेंस है। पहले शायद उसका अभी तो शायद 2 करोड़ के 5 करोड़ तक का गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि वहां तक का, अभी हुआ है कि नहीं वो मेरे को अभी मालूम नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग के हुआ। गवर्नमेंट ने शायद प्रपोज किया था किसी ने कि इतना रखो मिनिमम अमाउंट। पहले तो बहुत कम था, पहले 5 लाख था या 10 लाख था, बस उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपका 1 करोड़ है तो नहीं मिलेगा, आपको 10 लाख मिलेगा, बाकी का लेके जाओ आप तो कहीं पे भी सेफ नहीं है, सेफ गिनोगे तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑफ सर्टनिटी। सर्टनिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी। आपको ये देखना है मेरा पैसा जहां पे लगा है वहां मेरा पैसा प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वहां पे कम हो। म्यूचुअल फंड की बात करें हम, जैसे उसमें 1 साल 2 साल पहले 3 साल में बहुत वॉलेटिलिटी आएगी और प्रोबेबिलिटी है आपका 100 रुपये का 90 रुपये होगा, 80 रुपया होगा। वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन 3 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स। आप अगर 10 साल का होराइजन है तो वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। और हिस्ट्री रिकॉर्ड है, मतलब डेटा बोलता है कि 10 साल या 12 साल जिसने रखा उसका 0% नेगेटिव चांस होने का पैसा 0। ये पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न बोल रहा है, डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है। तो लोगों का क्या है, नॉर्मली दे अंडर एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म 10 ईयर रिटर्न एंड दे ओवर एस्टिमेट द 2-3 ईयर रिटर्न। उनको 2-3 साल में का रिटर्न होता है वो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, और 10-15 साल का रिटर्न अंडर एस्टिमेट करते हैं। या उससे उल्टा होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। 2-3 साल का इग्नोर करो रिटर्न को, और 10-15 साल में देखो क्या है कंपाउंडिंग। जैसे मैंने बताया, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर। आइंस्टाइन ने बोला था, ये आइंस्टाइन साइंटिस्ट था, उसने बोला था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर। 7 वंडर्स तो सबको मालूम है कि है, लेकिन कंपाउंडिंग 8th वंडर क्यों बोला? उसने भी खुद वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर था उसके जमाने में, और उसको किसी ने टिप दिया कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ये स्टॉक आगे जाएगा। उसका गया 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 तो उसको ये लगा अभी मेरा सही जा रहा है, मेरा निशाना सही जा रहा है, लेकिन वहां से टॉप से गिरा तो उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसका आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी है, बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो उसके बाद उसको समझ में आया कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे गलती हुआ मेरे तो उसको लगा कि कंपाउंडिंग में समझ नहीं पाया क्या है, वो किसी की टिप में फंस गया, किसी दोस्त ने बोला कि इसमें लगा दो। टॉकिंग अबाउट मोर कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक, व्हाट आर कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक डू पीपल मेक इन अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन? सर इस टाइम पे क्या क्या गलतियां हो जाती है और कैसे इनसे बचा जाए? सर इसके बारे में सर डिटेल में सर बताइए। गलतियां बहुत सारी होती है, क्योंकि आजकल आपके पास बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, आपको फेसबुक पे आपको एसएमएस आते हैं, ईमेल आते हैं बहुत सारे कि इसमें डालो, ये हम ये इतना देंगे, आपको इतना देंगे। और लोगों के अपना जो साइको, दे प्ले विद अवर माइंड। एक्चुअली अपना माइंड ऐसा है कि क्विक मनी जहां पे दिखा है वहीं पे चला जाएगा अपना माइंड। देखोगे आप सभी का, मतलब मेजोरिटी पे, तो वहीं पे लोग फंस जाते हैं तुरंत। अच्छा क्विक मनी आ गया। अभी आप न्यूज़पेपर में देखो, मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर ऑफ अ बैंक, ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, लॉस्ट 1.5 करोड़ रुपीज। रिटायर्ड सीनियर मैनेजर, ही वाज अ सीनियर, इट नॉट अ जूनियर मैनेजर और अ क्लर्क, ही वाज अ सीनियर मैनेजर, ही वाज वेरी वेल एजुकेटेड, ही नोड एवरीथिंग, बट ही लॉस्ट 1.5 करोड़ इन साइबर फ्रॉड। तो बहुत सारी ऐसी है। तो कहीं पे भी लिंक आए, कोई भी बोले इस लिंक पे क्लिक करो, इस लिंक पे क्लिक करो, इसमें कोई, ये मैं आपको अकाउंट ओपन करके देता हूं, कहीं पे मत फंसो आप वो चीज पे। अगर आपका एडवाइजर बोल रहा है पर्सनल, जिसके साथ आप सालों से काम कर रहे हो तो ठीक है, वो आपके भले के लिए कुछ कर रहा होगा, जो अकाउंट खोल रहा होगा। या दूसरे के ऑनलाइन लिंक आती है, ये इसमें ओपन करो आपको इतना मिलेगा, इसमें ओपन करो इतना मिलेगा, मत नहीं करना चाहिए। नॉर्मल आप एकदम सिंपल रखो इन्वेस्टमेंट्स को बेसिकली, कि आप देखो कहाँ पे है। बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा आपका सेफ रहेगा, एफडी में पैसा सेफ रहेगा, वहीं से कोई निकालने का चांसेस बहुत कम रहता है। म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ रहेगा, निकालने का चांसेस कम रहता है। पीएमएस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग जगह पे आपको रखना चाहिए पैसा। अनसर्टन टाइम जो है उसके अंदर एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं लोगों को, एसेट एलोकेशन, आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन रखो। इक्विटी में कितना रखना है, डेट फंड में कितना रखना है,
इक्विटी में भी लार्ज कैप कितना रखना है, मिड कैप कितना रखना है, स्मॉल कैप कितना रखना है, डेट में भी मेरे को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कितना रखना है, मीडियम टर्म में कितना रखना है, लॉन्ग टर्म फंड में कितना रखना है, वो सब आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल गोल। तो आपको कहीं में भी कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी, इकोनॉमिक सिचुएशन या ये अभी जो चल रही है वो या इससे बड़ी, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल पास थ्रू इट वेरी स्मूथली। सर जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, काफी लोगों ने जॉब लॉस हुआ था सर। बहुत बार ऐसा देखा गया है, अनएक्सपेक्टेड या जैसे भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तब भी बहुत सारे जॉब लॉसेस होते हैं। सो सर व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु हैज रिसेंटली लॉस्ट देयर जॉब, या इस टाइम पे जिनकी जॉब जाती है सर, उनके लिए सर क्या एडवाइसेस हैं, क्या टिप्स है सर, इसके बारे में सर बताइए प्लीज। ये वो जैसे बोला ना, जो इमरजेंसी फंड वो तो आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए कि भैया अनसर्टनिटी है जॉब मार्केट में भी, कि भैया मेरा पता नहीं है आज कल रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मेरे को आज मेरे को ये जॉब से मेरे को ये बोल दिया कि आप कल से नहीं आ सकते, ठीक है, मेरे को नया जॉब ढूंढने में 3 महीना 6 महीना तो लगेगा पीरियड, तुरंत तो मेरे को नहीं मिलेगा। तो वो पीरियड कैसे पास करोगे आप, जब तक आप इमरजेंसी फंड होगा आपको डेली मंथली एक्सपेंसेस का आपका, तो आप वो फेज भी पास थ्रू कर जाओगे, वरना आप वहीं पे स्ट्रेस में फंस जाओगे कि क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। तो जॉब अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही, जैसे मैंने बोला पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, काफी लोगों ने जॉब गंवा दी है। लेकिन वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, वो स्टार्टिंग जॉब जब फर्स्ट सैलरी आई, अगर 10,000 रुपया भी आया तो उसमें 1,000 रुपया इमरजेंसी फंड के लिए रख दो साइड पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत कम आएगा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप पास थ्रू हो जाओगे, उसमें ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, मेरा बोलने का ये अनसर्टेनिटी। और दूसरा, फॉरेन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज में इनका इंश्योरेंस मिलता है, जॉब लॉस इंश्योरेंस से आता है। जॉब लॉस होगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आपको उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा। पहले इंडिया में वो कंसेप्ट अभी आया नहीं है, वो नया कंसेप्ट है, अभी आएगा शायद इंडिया में, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो वो होगा तो काफी लोगों को अच्छा हो जाएगा, काफी लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद आपको अगर जॉब लॉस हो गया कुछ रीजन से, तो आप वो देखेंगे, उसमें भी ऐसा है कि फ्रॉड किया या कुछ किया तो उसमें नहीं मिलता है, अगर किसी इकोनॉमिक रीजन या किसी वजह से हुआ तो उसको मिलता है। फॉरेन कंट्रीज में है, कुछ कंट्रीज में। टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत बार ऐसे एसएमएस व्हाट्सएप्स आते हैं या बहुत बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, क्रेडिट स्कोर। सो क्या स्टेप लिए जाए टू इम्प्रूव देयर क्रेडिट स्कोर ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न? क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर में क्या क्यों लोगों का डाउन होता है कि कुछ लोग बार बार ये जो कुछ वेबसाइट आती है, लिंक आती है, भैया आपका लोन एलिजिबिलिटी कितना है वो चेक करो। वो चेक जब भी करते हैं तो पैन नंबर डालना पड़ता है, पैन नंबर डालोगे ओटीपी आएगा, सीधा वो सिविल में चला जाएगा आपका क्वेरी के लिए कि ये लोन के लिए इंक्वायरी आया। फिर लोन ना लो उसके नहीं, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर के इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है उसके लिए। तो इंक्वायरी मत करो, जब लोन ले रहा है लोन ले लो सीधा, इंक्वायरी मत करो मेरा कितना एलिजिबिलिटी है, मेरा कितना एलिजिबिलिटी है। वो कुछ लोग आपको इसलिए वो आपको लालच में लाते हैं, आप इंक्वायर करो उसके बाद लो, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर पे सीधा इफेक्ट होता है। क्रेडिट स्कोर आपका मत बिगाड़ो उसकी वजह से। और मैंने बोला ना, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग और पर्सनल लोन आउटस्टैंडिंग रेगुलर रिपे करो, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन होगा, तो आपको आगे भी कोई लोन, बड़ी लोन चाहिए होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना क्रेडिट स्कोर अगर कम है तो आजकल तो बहुत सारे मतलब बहुत किस्से होते हैं, और अभी आजकल तो उसको क्रेडिट स्कोर का इफेक्ट सोशल उसमें हो गया, रिलेशनशिप में आ रहा है। एक शादी मैंने पढ़ा था, लड़के लड़की का एंगेजमेंट हो रहा था, तय मतलब शादी तय होनी थी, बातचीत चल रही थी, तो क्रेडिट स्कोर मंगवाया लड़की वालों ने लड़के का, बोला क्रेडिट स्कोर खराब है नहीं करेंगे शादी। अभी ये एक नया कंसेप्ट आएगा, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा भी है एक्चुअली, कि क्रेडिट स्कोर मालूम होना चाहिए आपको कि भैया ये लड़का या लड़की आदमी कितना कैपेबल है, कि अच्छा है, या उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा कितना है, सही है या नहीं है। सर ग्रेट ग्रेट। और जैसा आपने एडवाइस किया कि यस दैट इज अ गुड थिंग, लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू रिवाइव फाइनेंशियल गोल्स रेगुलरली स्पेशली इन अनसर्टेन टाइम्स। इसमें भी सर कितनी रेगुलरिटी होनी चाहिए, इसके बारे में सर डिटेल में सर प्लीज बताइए। नॉर्मली अगर आपने आपके गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू साल में एक बार देखना चाहिए आपको कि ये मेरा गोल है, उसके अलाइनमेंट से सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि एक फंड का परफॉर्मेंस हो सकता है एक साल में तो इधर उधर होता ही है, एक साल में 20% डाउन गया इंडेक्स तो आपका पैसा भी 10-15% तो डाउन जाएगा ही जाएगा, तो होना है वो नेचुरल। लेकिन वो आपका गोल क्या है, 1 साल 2 साल, हर साल में एक बार बैठो आप अपने एडवाइजर के साथ, अब देख लो ये सही जा रहा है, हमने जो तय किया था वहीं पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली साल में एक बार रिव्यू करना चाहिए, पीरियोडिकली उसको नहीं। हाँ, लेकिन आपको कब रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी बीच में, जब आपको माना आपका शादी हो गया, शादी के बाद आपको बच्चा हो गया, तब आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा, आपने प्लानिंग किया था उसमें ये प्लानिंग था क्या आपका,
या उसको ये उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नया घर लेना है, उसको कोई आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने पहले ऐड नहीं किया है तो वो कहीं कहीं पे आपको रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा आपका जो गोल्स है वो, ठीक है वो। लेकिन नॉर्मली साल में एक बार होना चाहिए। या तो फिर मैंने बोला जैसे लड़का लड़की हुई वैसे घर गाड़ी लिया, गाड़ी लेना है, घर लेना है, तभी आपको आपका वापिस रिव्यू करना चाहिए पोर्टफोलियो की भाई हाँ अभी कैसा है। टेकिंग अनदर क्वेश्चन, और ये भी बहुत लोगों का सवाल रहता है, कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सम वेज टू इंक्रीज इनकम ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक टाइम्स? इनकम यस इंक्रीज करने के तो वैसे कोई मैजिक वैंड नहीं है इंक्रीज इनकम करने का। इंक्रीज इनकम करने के लिए आपको नॉलेज, आपका नॉलेज ही बहुत पावरफुल होना चाहिए। नॉलेज पे ही है आजकल की जो आगे की भी इंडस्ट्री रहेगी वो नॉलेज इंडस्ट्री रहेगी। जिसके पास नॉलेज है वो आगे जाएगा कोई भी फील्ड में। आप जो भी फील्ड में हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो, आईटी वाले हो, बैंक में काम कर रहे हो, बैंक में भी काम कर रहे हैं लोग, वो सोच रहे हैं कि मैं बैंक में काम किया मैं रिटायरमेंट तक बैंक में, ऐसा भी नहीं है। नेशनलाइज बैंक में भी आजकल ऐसा अभी ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा यहीं पे बैठा, कुछ लोग वही जो ब्रांच में जॉब शुरू किए वही ब्रांच से रिटायर हुए। वो मैंने देखा है कुछ लोगों को कि उनको प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अभी ऐसा नहीं, अभी थोड़ा उसमें भी चेंजेस आने लगा है। गवर्नमेंट जॉब देखो आप, कोई भी गवर्नमेंट में भी इंडस्ट्री में, खुद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी काफी लोगों को जो क्या बोलते हैं अनप्रोडक्टिव है उसके काम में, उनको निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पावर है, वैसे सभी इंस्टीट्यूशन के पास पावर है, जो अनप्रोडक्टिव है उनको निकाल सकते हैं। तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, स्किल सेट बढ़ाओ, दो तीन आपकी सोर्स ऑफ इनकम रखो अलग अलग। कहीं पे इन्वेस्टमेंट, मेक इन्वेस्टमेंट एज योर सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड इनकम। इन्वेस्टमेंट ऐसा करो कि उसमें से आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आए। आपका 25 लाख 50 लाख का एक पोर्टफोलियो हो गया, उसमें से थोड़ा सा पैसा लेना शुरू करो एसडब्ल्यूपी से, तो आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी वो भी। राइट राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। Skill and knowledge and skill are the best thing that to increase the income wherever you can jump into the next another good industry also, but साथ साथ में आपको इन्वेस्टमेंट एक करना पड़ेगा साइड में, जो आपको सेकंड इनकम जनरेट करके देगा। जैसे हम बोलते हैं लोगों को, जैसे कि मैंने मेरे फैमिली क्लाइंट को बोला था आपके कितने लड़के, बोला 2 लड़के। मैं बोला 2 लड़के के लिए तो आपने एसआईपी की, लेकिन आपने तीसरे लड़के के लिए एसआईपी की? तो वो तीसरा लड़का तो मेरा है ही नहीं और आगे आने वाला भी नहीं है। बोला तीसरा लड़का मतलब आपका रिटायरमेंट, तीसरा लड़का मतलब आपका रिटायरमेंट, वो आप तीसरा लड़का है। आप समझ लो कि तीसरा लड़के के लिए मैं कर रहा हूँ, वो आपको ऐसा काम आएगा। ये 2 लड़के आपको अगर घर से निकाल देंगे ना, तो भी आपको तीसरा लड़का आपको पूरी जिंदगी रखेगा अपने पास, वैसा है। सर, जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, स्टॉक की बात होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन सब की बात होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। ये मैं सवाल मैं फिर से लेना चाहूंगा, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद फिनेंस, फाइनेंशियल टॉपिक अपन ले रहे हैं। हाउ वन कैन आइडेंटिफाई जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइस amidst in a sea of misinformation? बहुत सारी मिसइंफॉर्मेशन भी फैल रही है, एंड यस नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर। और बहुत सारे, इवन गवर्नमेंट की जब मैं बात करूं, आप जैसे एडवाइजर्स की बात करूं, ये लोग उसमें यस दे आर हेल्पिंग, दे आर गाइडिंग, बट और कैसे स्पीडली और कैसे एक्यूरेटली जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइस पहचानी जाए, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। सर, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। उसके लिए गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव ले रही है। आपने काफी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बहुत सारी एड वो दे रहे हैं। आरबीआई दे रही है कि ऐसा मत करो। आपको फोन को, अभी तो फोन को मोबाइल में कॉलर ट्यून भी वैसी आने लगी है, ये ऐसी कुछ मत करो, ऐसा कुछ होता नहीं है, लिंक ओपन मत करो, अनआइडेंटिफाइड लिंक ओपन मत करो। किसी अनआइडेंटिफाइड सोर्स से आया, तो जो जिसको आप जानते ही नहीं, वो अगर लिंक आया तो मत ओपन करो। अगर कोई भी लिंक आया, अपने अपने एडवाइजर को पूछो, सबसे पहले आपके एडवाइजर को पूछो, ये मेरे को लिंक आया है, आपने भेजा है क्या? वो बोलेगा हाँ या ना, उसने भेजा है तो ओपन करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कुछ भेजा होगा रिडीम्पशन के लिए, नया इन्वेस्टमेंट के लिए, या किसी के लिए भी नया अकाउंट ओपन करने के लिए, वो ठीक है। लेकिन अनआइडेंटिफाइड सोर्स से कोई भी लिंक आया तो लोग क्या करते हैं, लिंक तुरंत ओपन कर देते हैं, उसमें ओटीपी डालते हैं, ओटीपी डाला खत्म, आपका गया, फिर तो आपका पूरा अकाउंट ही हैक हो जाता है तुरंत। तो उसके लिए आपका एडवाइजर को तुरंत इन्फॉर्म करो। बैंक से, कोई बैंक, आजकल बहुत सारे बैंक से कॉल आते हैं, आपने देखा होगा कि मैं ये एसबीआई से बोल रहा हूँ, एचडीएफसी से बोल रहा हूँ, आपका री-केवाईसी करना है, तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट भेजो और मैं जो लिंक बोल रहे हैं वो ओपन करो और उसमें ओटीपी डालो, आपका री-केवाईसी हो जाएगा। वो मत करो। बैंक वाले कभी फोन नहीं करते हैं, ये आरबीआई चिल्ला चिल्ला के बोलती है, कोई भी बैंक आपको फोन नहीं करेगा। बैंक ऑफिसर या तो किया तो आप खुद विजिट करो ब्रांच में जाके, भैया आपने कॉल किया था, खुद जाके विजिट करो, आपने कॉल किया था, वो बता देंगे। हम कब करते ही नहीं कभी कॉल किसी के लिए भी,
तो उसी वही चीजों में मत फंसो, अपने बैंक को डायरेक्ट कांटेक्ट करो या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करो। ये दो लोग आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई दूसरी लिंक को ओपन मत करो जो दूसरे सोर्स से आई है, जो आप जानते ही नहीं जिस आदमी को, उसको ओपन मत करो। उसका फेसबुक पे आएगा, इंस्टा सब सब पे आएगा, आता है आजकल। जो व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी लिंक्स ऐसी आती है, ये ओपन इट एंड यू विल गेट दिस मच एंड दिस मच, डोंट ओपन इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा होता है माइंडसेट की जब मैं बात करूं, व्हाट शुड बी द माइंडसेट व्हेन डीलिंग विद फाइनेंशियल सेटबैक, क्योंकि उस टाइम पे नहीं दिमाग चलता है, या अपन जो है उस सिचुएशन, जब मैं बोलूं इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, फाइनेंशियल कुछ सेटबैक्स हैं फैमिली के, सो वो सर कैसा माइंडसेट रखना चाहिए सर, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। फाइनेंशियल सेटबैक होता है कभी, जैसे मानो किसी के साथ फ्रॉड हो गया, मेरा तो 50 लाख 1 करोड़ चला गया, तो मैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, नेचुरल है वो, बड़ी अमाउंट है उसके लिए लाइफ स्टाइल, उसकी लाइफ की सेविंग्स है वो, उसके वो चला गया। उसके लिए तुरंत अभी आजकल गवर्नमेंट पुलिस भी देखो 1930 पे कॉल करो, तुरंत साइबर फ्रॉड हो गया। काफी जब लोगों को पैसा मिल रहा है, एटलीस्ट 70% 60% 70-80% तक पैसा मिला है। मेरे भी एक दो क्लाइंट को मैंने देखा है कि उनका पैसा भी गुमा गया था, वो मेरे को मालूम नहीं, वो मिला तब मेरे को बताने आए कि मेरा भी गया था। मैं बोला तब आपने बताया नहीं? बोला बाद में मिला तो भी बताया। पुलिस वाला क्या कॉल आया, इतना मिल जाएगा आपको 80% तक। मैं बोला बहुत बढ़िया है, चलो। तो बोला क्यों किया था? तो बोला ऐसे ही किसी का कॉल है, फेसबुक पे कॉन्टेक्ट हुआ था किसी का, और बोला कि इस पे मेरे को मेरे ये अकाउंट में पैसा डालो ना आप जरा, मेरे को जरूरत है। डाला, फिर डालते गए, फिर और डालते गए, फिर उसने बोला कॉल उठाना ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। वैसा ही होता है, अनआइडेंटिफाइड आदमी से आप ऐसा करोगे, जब बातचीत पर करोगे तो ऐसा ही होगा, तो अननोन पर्सन से। तो फाइनेंशियल सेटबैक में आपको फैमिली को बताना चाहिए। लोग क्या करते हैं, किसी को फैमिली में बताते ही नहीं, उनको लगता है मेरी सब मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं है, पुलिस के पास तुरंत चले जाओ, अपने फैमिली को भी बताओ, क्लोज फैमिली को, मेरे साथ ऐसा हो गया है, ये मेरी गलती है, हो गया है, अभी क्या करना चाहिए। फैमिली वाले भी आपको रास्ता दिखाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि गया तो मतलब सब कुछ चला गया, तुरंत पहले तो तुरंत पुलिस के पास जाओ, फैमिली को इन्फॉर्म करो, अपने फैमिली को, वो भी आपको मेंटल एटलीस्ट साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट करेंगे। आप आप उससे आगे निकल आओगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। 1930 है उसका नंबर, साइबर तुरंत हो गया, या तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में चले जाओ, जैसे साइबर पुलिस है, साइबर क्रिमिनल, उसका साइबर पुलिस स्टेशन का डिपार्टमेंट ही अलग है, पूरा साइबर का पीआई ही उनका भी अलग है, तो वहां में बहुत सारा स्टाफ रहता है। मैंने देखा, मैं भी एक बार गया हूँ उसमें, मेरे काम की वजह से, इसीलिए मेरे को मालूम है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट डज फाइनेंशियल प्लानिंग हैव ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स? लॉन्ग टर्म गोल्स आप कैसे बनाओगे? लॉन्ग टर्म गोल्स प्लानिंग के बगैर, कि मेरे को कहाँ पे जाना है। जैसे मैंने बताया था, आपको दिल्ली जाना है तो आपको तय करना पड़ेगा ना, मेरे को दिल्ली जाना है, पहले आपका डेस्टिनेशन फिक्स हो गया। वैसे फाइनेंशियल में आपका डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए, मेरे को कितना पैसा चाहिए, किसके लिए? मेरे रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले। दूसरा, मेरे को बड़ा घर लेना है, कुछ जमीन लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बच्चों के एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, लड़का लड़की की शादी है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, वो पहले आप पेपर पे तो लिखो, ये मेरे को ये मेरा गोल्स है, इतने में अप्रोक्सीमेट खर्चा आज के हिसाब से इतना है। आपको प्लानिंग कैसे करना है? आज का खर्चा लिखना है। अभी आपका लड़का मानो 10 साल, लड़की 10 साल की है, आप उसकी शादी करोगे अगले 15 साल के बाद, 25-26 साल के बाद, मतलब 15 साल हो गया, 15-16 साल, तो 15-16 साल के बाद कितना होगा? आज का अगर मानो 20 लाख का एक्सपेंस है, तो 15-16 लाख में साल के बाद इन्फ्लेशन के साथ कितना होगा, वो आपको फिर बाद में कैलकुलेट करना है। पहले आप आज का एक्सपेंस लिखो, उसके बाद उसमें इन्फ्लेशन ऐड करो, और फिर एक अमाउंट पे आओ, या तो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर उसमें हेल्प करता है कि ये आपका आज का एक्सपेंस है 25 लाख रुपया, तो 7% 10% इन्फ्लेशन है, तो उसमें आगे जाके इतना अप्रोक्सीमेट इतना होगा इसके आजू बाजू। तो वो उसके लिए आपको आज से कितना सेविंग करना है, उसके लिए सेविंग भी जरूरी है। तो कितना सेव करोगे तो वहां तक पहुंच पाओगे 15-20 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में। तो ये बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग के बगैर तो आप गोल गोल घूमते रहोगे और कहीं पे भी पहुंच नहीं पाओगे। ऐसा है गोल, राउंड राउंड, ऐसा अर्थ जैसे राउंड है, वहीं पे आप घूमते रहोगे और आप कहीं पे पहुंच जाएंगे। वो डे वन से, जब से आपके स्टार्ट इनकम होती है, तब से फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा करना। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब नॉट ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको उसमें इंश्योरेंस भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है। आपको आपका कवर भी होना चाहिए पूरा, खुद का हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आपका जो घर एसेट इंश्योरेंस, उसमें आपका घर का इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस हो गया, तो सबका सब इंश्योरेंस भी होना चाहिए। उसके बाद सेविंग ये होनी चाहिए, तब आप जाके पूरे फाइनेंशियली सिक्योर काफी हद तक हो जाते हो। इन केस ऑफ एनी अनसर्टनिटी यू आर वेरी मच सिक्योर। सो आपको उसमें आपका फाइनेंस, आपको अगर नॉलेज है तो आप खुद कर सकते हो, नहीं है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चले जाओ, वो आपको हेल्प करेगा ये सब चीजों। सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंड यस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये पूछा नहीं जाता है, बट यस दिस ऑल्सो नीड्स टू बी अवेयर, व्हाट आर सम एथिकल कंसिडरेशन इन फाइनेंशियल एडवाइजिंग। सर इसके बारे में भी प्लीज बताइए सर। फाइनेंशियल एडवाइजर है तो अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड के उनको यही देखना चाहिए मेरे पास जो क्लाइंट आया उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको मैं क्या हेल्प कर सकूं ताकि उनकी लाइफ एक अच्छी बन जाए और उनका रिटायरमेंट अच्छा सा गुजरे। तो अनबायस्ड एडवाइस इज द मोस्ट थिंग। काफी लोग क्या करते हैं, काफी जगह पे क्या होता है, ज्यादा ब्रोकरेज के चक्कर में, ज्यादा मेरे को कमीशन मिल रहा है उसके चक्कर में गलत स्कीम दे देते हैं, गलत उसमें चले जाते हैं। फिर वो एडवाइजर को सब वो इन्वेस्टर को पता चलता है, इन्वेस्टर को आज पता नहीं चलेगा, एक साल 2-3 साल के बाद तो पता चल ही जाएगा, वो किसी न किसी दूसरे को दिखाएगा एडवाइजर को, तब पता चलेगा आपको ये गलत दे दिया। और आजकल तो सेबी भी बहुत स्ट्रिक्ट है उसके बारे में। सेबी ने ये नया शुरू किया है कि फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी उम्र मानो 70 साल की है और आपको मैंने स्मॉल कैप फंड दिया तो सेबी का लेटर आता है सीधा मेरे पास कि आपने ये उसकी, अब इन्वेस्टर की उम्र 70 ईयर्स से रिटायर्ड है तो उसको स्मॉल कैप फंड क्यों दिया। स्मॉल कैप फंड किसको देना चाहिए, जिसके लॉन्ग टर्म होराइजन है, इसका लॉन्ग टर्म होराइजन कहाँ है, तो क्यों दिया। या तो आपका उसके पास कंसेंट होना चाहिए कि भाई हाँ मैं, मेरे को मालूम है रिस्क एसोसिएटेड है और मैंने ही बोला है कि इसमें इन्वेस्ट करो, तो अलग बात है, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए रिटर्न। तो एथिकल होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजर आप ऐसा ढूंढो कि जो आपको सही सलाह दे, सही मतलब आप उसको, फाइनेंशियल एडवाइजर की भी परफॉर्मेंस आप रिव्यू कर सकते हो, पीरियोडिकली रिव्यू करो कैसा है, मेरे को जो बोला वहीं पे हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एडवाइजर सही, बहुत इंपॉर्टेंट। सर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जो मैं बात करूं, सो अगेन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट इट इज द इम्पोर्टेंस या कितना इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिफिकेशन इन एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सर इसके बारे में भी प्लीज एक बार फिर से डिटेल में। डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत जरूरी। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि हम जैसे खाना खाने बैठते हैं तो उसमें रोटी सब्जी दाल चावल अचार पापड़ सब डालते हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें रोटी सब्जी और दाल चावल का प्रोपोर्शन कितना रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, 50% तक, तो 50 से 60% वही रहता है, बाकी सब थोड़े थोड़े 10। अचार कितना रहता है 10%, पापड़ कितना रहता है 10%, वैसा है वो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। हम क्यों वो खाते हैं, हम क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सभी कुछ जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है, वो सब इसमें से मिलते हैं। अगर हम अकेले रोटी सब्जी नहीं खाते, अकेले दाल चावल नहीं खाते, अकेले अचार पापड़ नहीं खाते, सब चीजों को मिलाकर खाते हैं, वैसा ही डाइवर्सिफिकेशन है, फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन। आपका इन्वेस्टमेंट सभी जगह पे होना चाहिए, सभी अलग अलग जगह पे होना चाहिए कि मेरे को इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो वो मैं निकाल सकता हूँ, उसको हम लिक्विड फंड बोलते हैं। लिक्विड में लिक्विडिटी है तो आपकी 6 महीने से 1 साल की है। मीडियम टर्म गोल है, आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, शादी करनी है नजदीक के 5-10 सालों में, तो उसके लिए अगर आपका अलग गोल होता है, रिटायरमेंट के लिए एक अलग गोल होता है, एक बड़ा घर लेना है उसके लिए अलग गोल होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको म्यूचुअल फंड बहुत सारी जगह अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकता है। क्यों, उसमें बहुत सारे फंड्स है, कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप है, थीमेटिक है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड में भी कैटेगरी है 3, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एंड बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। डेट फंड में भी बहुत सारी वैसे कैटेगरीज है और उसमें भी सब कैटेगरीज है। इक्विटी फंड में भी सब कैटेगरीज है। लार्ज एंड मिड कैप फंड का भी कॉम्बिनेशन होता है, थीमेटिक पे भी अलग अलग थीम पे कॉम्बिनेशन होता है। तो म्यूचुअल फंड आपको पूरा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है, आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, अलग अलग वो स्कीम में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसा डेट फंड, हाइब्रिड फंड में, तो आपका बैलेंस पूरा बैलेंस भी हो जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन भी आपका हो गया ऑटोमेटिक। आप खुद डाइवर्सिफिकेशन करने जाओगे कि भैया मैं स्टॉक्स में डालूं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं कर सकते, आपको मालूम ही नहीं ये लार्ज कैप स्टॉक कौन सा है, मिड कैप कौन सा है, स्मॉल कैप कौन सा है। आप तो जहां पे रिटर्न वहां पे वहीं पे भागोगे कि किसी दोस्त ने मेरे को बोला कि इसमें डालो, ये इसमें मेरे को अच्छा रिटर्न मिला, तो उस पर वो तो मिल गया रिटर्न, वो तो पास्ट रिटर्न है। मैं वही बोलता हूँ, पास्ट रिटर्न मतलब ऐसा है कि आप गाड़ी चला रहे हो और रियर मिरर में देख के चला रहे हो, गाड़ी रियर मिरर है पास्ट रिटर्न पे, आपको तो आगे देख के चलाना है। आगे क्या है, आगे खड्डा है, गाड़ी है, कोई ट्रक खड़ी है, तो उसमें मत जाओ, मतलब आगे का मिरर देखो, आप रियर व्यू में मत देखो इन्वेस्टमेंट। सर इसी से कनेक्टेड एक और सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट आर सम की इंडिकेटर ऑफ एन हेल्दी फाइनेंशियल सिचुएशन। सर ये कैसे लोग जान सके कि ओके ठीक है नाउ मेरी जो अभी कंडीशन है, सिचुएशन है, दैट इज वो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स है, इसके बारे में सर। ब्रॉड इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, मैंने बताया ना, आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए खुद का। आप खुद एक एसेट हो बहुत बड़ी फैमिली के लिए, आप कमाते हो, आप कमाना शुरू करते हो, आप दूसरे 25-30 साल तक आप कमाओगे, तो आप फैमिली के लिए बहुत बड़ी एसेट हो, तो आपका खुद का तो इंश्योरेंस पहले होना चाहिए।
काफी लोगों के पास, मैं बोल रहा हूँ आज भी काफी लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस ही नहीं है खुद का, और है तो बहुत कम है, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, इतना ही है। बड़ा रखो है अमाउंट, मिनिमम 1 करोड़ का ले लो, मिनिमम 1 करोड़ का आज मिलता ही है, 50 लाख के ऊपर तो चले ही जाओ मिनिमम, आप फिर बढ़ाते जाओ जैसे इनकम बढ़ती है। किसी की इनकम कम है तो उसको 50 लाख तक मिल जाएगा, बाकी इनकम अच्छी है तो आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी मिलेगा आपको टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको अगर कुछ हो गया, मानो अनसर्टन, आजकल अनसर्टन है, लाइफ भी अनसर्टन है। कोरोना में देखा बहुत सारे यंग लोग भी चले गए, जिस किसी ने सोचा नहीं था, और फैमिली वालों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अर्निंग मेंबर चला गया तो फैमिली की पूरी फाइनेंसिस बिगड़ जाती फैमिली को। तो इसे वो अनसर्टेनिटी के लिए ही इंश्योरेंस इसी के लिए बनाया गया है कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, टर्म प्लान ले लो, अगर कुछ हो गया वेदर नेचुरली और एक्सीडेंटली, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और आपका लाइफ स्टाइल वैसे ही मेंटेन होगा जैसे अभी चल रहा है, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लाइफ इंश्योरेंस पहले होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर हॉस्पिटलाइज हुए, हेल्थ इंश्योरेंस भी मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत लोगों के पास बहुत छोटी अमाउंट का है, 2 लाख, 3 लाख, बोला मेरे को कुछ होने वाला ही नहीं है, और बीमारी बता के नहीं आती है किसी को भी, वो तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम 5 लाख तक का, उस इंडिविजुअल 5 लाख का होना चाहिए। हर एक मेंबर है, हर एक मेंबर का 5-5 लाख का मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आप मतलब ऐसे कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ बड़ी बीमारी आई तो उसके लिए, अगर कुछ आपको बड़ा इंश्योरेंस चाहिए उसके लिए टॉप अप प्लान भी है, टॉप अप इंश्योरेंस भी है। तो आप 25 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक ले सकते हो, उसमें भी है टॉप अप इंश्योरेंस। तो मिनिमम लेकिन 5 लाख का एक बेसिक इंश्योरेंस, इंडिविजुअल बेसिक होना चाहिए, फैमिली फ्लोटर नहीं। फ्लोटर मतलब आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चे, तो चारों लोग आ गए उसके अंदर। तो चारों लोग को मतलब एक साल में ही किसी 2 लोगों को हो गया तो 5 लाख तो उसी में खत्म हो गए, बाकी का पीरियड आप विदाउट कवर जाओगे। तो उसके लिए मिनिमम 5 लाख इंडिविजुअल रखो। भले प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, मैं मानता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ गया है और हर 5 साल में वो बढ़ता है, वो बढ़ने वाला ही है आगे जाके, लेकिन वो जरूरी भी है। हॉस्पिटलाइजेशन में मैंने काफी लोगों को देखा है, काफी लोगों को पैसा मांगते हैं दूसरे से कि भैया मेरे हॉस्पिटल का इतना खर्चा हो गया, 2 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का खर्चा हो गया है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना खर्चा होगा। हॉस्पिटल में तो चले गए तो एक बार मीटर चालू हो जाता तुरंत वहां, तो कैसे करोगे? तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। या तो आपके पास उतना सेविंग होना चाहिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, मानो आप बाइक पे जा रही हो, गाड़ी पे जा रही हो, एक्सीडेंट, तो आपको बहुत बड़ा, उसमें भी बहुत बड़ा कवरेज मिलता है उसके अंदर। तो नेचुरल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मानो अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया, वो 10 लाख का है, 50 लाख का है, तो एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, वैसा है, डबल मिलेगा अमाउंट। तो वो भी एक होना चाहिए। और फिर सेविंग्स तो आपकी मतलब जितना करोगे उतना कम है, आपके हर एक गोल के लिए आप कितना पहुंचे हो, आपके पास कितना है, आप क्रिएट कर सकते हो पैसा। आजकल काफी लोग मैंने ऐसे देखे जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उसने खुद से वेल्थ क्रिएट किया है। अभी आप देखो अपने अपने फाइनेंस इंडस्ट्री में ही राकेश झुनझुनवाला, उसके पिताजी के पास पैसा नहीं था, उसने खुद बनाया पैसा, उसने खुद बनाया। वैसे ही रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, खुद बनाया पैसा, फैमिली में कुछ नहीं मिला, खुद बनाया पैसा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, विजय केडिया है, वैसे खुद बनाया पैसा। तो खुद भी बना सकते हो, नॉलेज और थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क के बगैर तो पैसा बनेगा ही नहीं। रिस्क मतलब क्या? रिस्क मतलब लोग समझते हैं मेरा पैसा चला जाएगा, वैसा नहीं है। रिस्क मतलब वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी आपको झेलना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और पहले 5 साल तो ज्यादा झेलना पड़ेगा। 5 साल के बाद वॉलेटिलिटी कम हो, लेकिन वॉलेटिलिटी के बगैर पैसा बनेगा ही नहीं, आपका बड़ा पैसा नहीं बन सकता वॉलेटिलिटी के बगैर, वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनेगा। और मैं वॉलेटिलिटी को बहुत मेरा अच्छा फ्रेंड मानता हूँ। जब भी वॉलेटिलिटी ऐसी आती है, बड़ी वॉलेटिलिटी, जैसे अभी बीच में 2-3 दिन पहले मार्केट 3000 पॉइंट गिरा, 2000, मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास जितना पैसा था मैंने डाल दिया। मैं तो उसी दिन मैं तो बहुत खुश होता हूँ, जैसे वॉलेटिलिटी मेरे को चांस मिल गया। वैसा चांस मिलता कहाँ है पैसा बनाने का? तो कंसिडर योर वॉलेटिलिटी एज योर फ्रेंड एंड यू विल मेक बिग मनी, यू विल मेक वेरी वेरी बिग मनी। बस आपका लॉन्ग टर्म होराइजन तो होना ही चाहिए। और लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में मालूम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलते हैं मालूम है, इतना होता है। मैं बोला कितना होता है? आप ये 5000 रुपया करोगे 25 साल में, कितना होगा मालूम है आपको? और क्यों होगा? होगा वो मालूम है, कैसे होगा वो मालूम है आपको, ऐसे होगा। वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब पास्ट हिस्टोरिकल डेटा भी अभी तो हमें 25-30 साल का डेटा है म्यूचुअल फंड का, कि म्यूचुअल फंड में 30 साल में कितना रिटर्न दिया। अच्छा, आगे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आगे 15 साल तक का दिया, आगे जाके 12 का प्रिडिक्ट कर सकते हो, 12 दे सकते हो। एक एग्जाम्पल की तरह में रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो प्रोबेबिलिटी। टॉकिंग मोर अबाउट रिस्क वोलेटिलिटी, सो और जैसे आपने एसेस के बताया, सो हाउ कैन वन assess the risk associated with different financial product, कैसे वो assess कर सकते हैं सर? इसके बारे में और थोड़ा सा बताइए। रिस्क तो हर एक जगह पे रिस्क है। मैंने बताया ना, बैंक में भी आपका पैसा है, वहां पे भी रिस्क है।
बैंक डिफॉल्ट हो गया तो आप बैंक आपको इतना जितना उसका इंश्योरेंस है उतना ही पैसा दे सकता है। रिस्क तो हर एक जगह पे है। रिस्क आपको मिनिमम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मैंने बताया। डाइवर्सिफिकेशन करो आपके पैसे का, अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करो तो रिस्क ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अलग अलग जगह पे लगा दो पैसा। और म्यूचुअल फंड में भी लोग बोलते हैं कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, गोल्ड का ज्वेलरी ले लूं, गोल्ड का या तो गोल्ड कॉइन ले लूं, सिल्वर का कॉइन ले लूं। वो लेने की भी जरूरत नहीं, उसके भी फंड्स अवेलेबल है। गोल्ड फंड, सिल्वर फंड्स अवेलेबल है आजकल। मल्टी एसेट फंड्स है जिसमें गोल्ड सिल्वर आता है और डेडिकेटेड गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स भी आते हैं। उसमें इन्वेस्ट करो, आपका पैसा वही रेट के हिसाब से बढ़ेगा, उनका जो रेट बढ़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन रखो आप। मैंने बोला ना, इक्विटी में भी पैसा रखो, डेट में भी रखो, कमोडिटीज में भी रखो। कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, उसमें भी पैसा रखो। तो आपको वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप पूरा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, पूरा थाली आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट का उसमें। और रिस्क भी आपका मिटिगेट हो जाएगा, कम नहीं, मतलब काफी हद तक कम होगा। मिनिमाइज तो जीरो, तो रिस्क तो कहीं पे नहीं है, अपना लाइफ का ही अनसर्टेनिटी है। तो दूसरे का तो क्या बोले आप, दूसरी चीजों का तो। Sir, moving to the next question, please share some insight on historical performance of mutual fund scheme, very specifically in India. अभी इंडिया में म्यूचुअल फंड शुरू हुए जो प्राइवेट सेक्टर, पहले यूटी आई थी ओनली म्यूचुअल फंड में, वो बहुत पुरानी है, यूटी 64 से है। उसके बाद 95 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर्स की। तो 95 से सब आने लगे। फ्रैंकलिन है, आईसीआईसीआई है, वो बहुत पहले की, बहुत पहले शुरू कर दिया उन्होंने म्यूचुअल फंड। बाद में बहुत सारी कंपनी आई। आजकल तो 45 एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं जिसको। और करीब 1600-1700 अराउंड स्कीम्स है। तो पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे आप लार्ज कैप फंड का ले लो, मिड कैप फंड का ले लो, स्मॉल कैप फंड का ले लो। मैं किसी स्कीम का नाम नहीं बताऊंगा, मैं कैटेगरी बताता हूँ, बिकॉज मैं बता नहीं सकता पब्लिकली किसी स्कीम के बारे में। मैं इंडिविजुअल बता सकता हूँ, ब्रॉड कैटेगरी। तो आप हर एक लार्ज कैप का आप देखोगे पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न तो करीब 15% के आजू बाजू, 12 से 15% के बीच में है एवरेज रिटर्न। कोई स्कीम का आपको 18-20 भी मिलेगा, तो कोई स्कीम का आपको 12 भी मिलेगा, कोई स्कीम का 11 भी मिलेगा। मैं एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज रिटर्न का। और 10 सालों का रिटर्न देखो आप, 10 साल का मिनिमम। 25 साल 30 साल का तो बहुत बड़ा रिटर्न होगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और काफी अच्छा पैसा बना है उसके अंदर। लेकिन आप 10 साल का भी रिटर्न देखोगे, पिछले 10 साल, पिछले 15 साल का, तो काफी अच्छा म्यूचुअल फंड के हर एक कैटेगरी ने रिटर्न दिया है। हर एक कैटेगरी आप कैसे डिसाइड करते हो? अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से। लोगों का एक्सपीरियंस क्यों अच्छा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में, कि लोग चले जाते हैं फास्ट रिटर्न के चक्कर में, कि मेरे को इसमें यार, मेरे को स्मॉल कैप फंड दे दो। स्मॉल कैप फंड वो बोलता है, फिर 2 साल के बाद बोलता है कि मेरे को रिटर्न अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। तो मैं तो मेरे इन्वेस्टर को सीधा बोलता है, स्मॉल कैप फंड पहले 3 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न ही देगा। पॉजिटिव रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी मत करना। मिला तो आपका नसीब है, वरना मैं तो बोल रहा हूँ नेगेटिव रिटर्न ही देगा। 3-4 साल के बाद ही वो शुरू होगा, उसका स्टार्टिंग रिटर्न का स्टार्ट उसके बाद शुरू होता है। तो कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं, मैं सिंपल है, म्यूचुअल फंड इज अ वेरी सिंपल इन्वेस्टमेंट। कंपाउंडिंग समझ लिया, आपका पैसा, बड़ा पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कंपाउंडिंग समझ लो, इन्वेस्टमेंट कर लो अच्छी, आपके गोल के हिसाब से बैठ जाओ। और म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। हमारे पास 30 साल की हिस्ट्री है, अभी हो गई है 30 साल की। बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा। आप देख सकते हो, क्योंकि अभी आजकल पब्लिक डोमेन में सब कुछ अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है एवरीथिंग। अब कंप्यूटर में आप देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, भैया मेरी ये स्कीम है, उसका पास्ट रिटर्न क्या है, ये है। मैं नहीं बोल रहा पास्ट में, हमारे लिए हमारा एक डिस्क्लेमर भी है, पास्ट रिटर्न्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। पास्ट रिटर्न्स मे और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर। पास्ट रिटर्न वो देखो कि 15 मिला तो मेरे को 15 मिलेगा, मेरे को 15 नहीं मिलेगा। आप एक जजमेंट लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि पॉजिटिव कितना रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। मेरे को इतना रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अच्छा बड़ा है, ज्यादा है, तो ठीक है, डालो इसके अंदर पे। जैसे स्टेटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी आती है, जैसे प्रोबेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। प्रोबेबिलिटी डिसाइड करो। अब पास्ट रिटर्न भी देखो आप अपने हिसाब से, फंड मैनेजर ने कैसा रिटर्न दिया है, जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है वो कितने सालों से है और उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसकी दूसरी स्कीम्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसके हिसाब से भी आप इवेल्युएट कर सकते हो आप। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, एंड यस, अभी ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, फ्रॉम न्यूज़पेपर टू सोशल मीडिया टू न्यूज चैनल। व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक यूएस हैव ऑन द इंडियन इकोनॉमी? सर, इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में। तो अभी ऐसा टैरिफ वर्ड, पहले टैरिफ तो काफी सालों से है, लेकिन काफी लोगों को अभी मालूम पड़ा होगा, ट्रम्प साहब आए उसके बाद। जो टैरिफ हर न्यूज़पेपर में टैरिफ, मोबाइल में देखो, कहीं पे भी देखो, फेसबुक में टैरिफ। लोगों को
क्यूरियोसिटी होगी टैरिफ क्या है, लोग समझने लगे टैरिफ। टैरिफ मतलब ये वन टाइप का टैक्स ही है, वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है उसके अंदर, वही है, उसको टैरिफ बोलते हैं, वो जो उसकी लैंग्वेज में, टैक्सेशन की लैंग्वेज में। तो टैरिफ का अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से बाजार बहुत वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तय कर लिया कि जितने कंट्रीज है, जिनके कंट्री के साथ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्री हमारे माल पे, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, और हम तो कुछ लगाते ही नहीं है। तो वो उन्होंने भी लगाना चालू कर दिया। उसका इफेक्ट क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट की स्पीड कम होगी थोड़ी। आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप अभी मानो एक 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे आप 150 रुपए का वो माल बेच रहे हो, तो ठीक टैक्सेशन लगा के वो 150 रुपए, अभी वो माल सीधा 200 का हो जाएगा, तो वहां पे भी महंगाई हो जाएगी, लोग खरीदने में ये होंगे, आपका एक्सपोर्ट भी कम होगा टेम्पोररी पीरियड के लिए, टेम्पोररी पीरियड। सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ आएगा ही। आखिरकार मैं पर्सनली मानता हूं ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन सेकंड, इज फर्स्ट बिजनेस, वो बिजनेसमैन है। उसका हिस्ट्री आपको मालूम होगा ट्रंप का, कि बहुत उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया, मतलब उन्होंने जो रियल एस्टेट में, वो पहले उनके पास बहुत पैसा था एक जमाने में, उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गए थे, उसके बाद वापस खड़े हो गए। उनका तो मतलब बायोग्राफी पढ़ने लायक है। तो ही इज अ फर्स्ट बिजनेसमैन, इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो बिजनेसमैन क्या सोचता है, पहले अपना फायदा सोचता है, मेरा क्या है क्या उसके अंदर, उसके बाद दुनिया का सोचता है। तो वो भी मानता है कि दुनिया उनको ऐसे अकेला तो वो चला नहीं सकता दुनिया को, उनको दूसरे कंट्रीज की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो आएगा धीरे धीरे, वो कुछ कहीं पे मिडल में सेटल हो गए, टैरिफ तो लगाएंगे, वो बैक भी नहीं हो, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है इलेक्शन में, तो इलेक्शन प्रॉमिस में वो भी नहीं तोड़ सकते, तो लगाएंगे, लेकिन बीच में आएंगे। तो बिजनेसमैन है तो पॉलिटिशियन कम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादा, लॉन्ग टर्म में सब सेटल हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन इनिशियल पहले 6 महीने 1 साल तो वो बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा ही रहेगा। मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एंड टुडेज ग्रेट डिस्कशन, सर मैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन लेना चाहूंगा। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर? सर इसके बारे में प्लीज सर बताइए। आजकल फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, आपने एक डेटा देखा होगा, 2020 से पहले 3 करोड़ डिमेट अकाउंट्स थे टोटल, 2024 एंड तक करीब 16-17 करोड़, 12-15 करोड़ नए आ गए। वो क्या कैसे आ गए, वो कोरोना का पीरियड जो था, लॉकडाउन था, वो सब घर में बैठे थे, मोबाइल हाथ में था, नेट चालू था, तो सबका स्टॉक्स मार्केट में सबका बढ़ गया रुझान कि ये इसमें तो चलो भी इतना पैसा बनता है। और 21 से 24 मार्केट भी बहुत चला, 2021 2024 मार्केट वन साइडेड मूवमेंट, वो गलत था। मेरे इन्वेस्टर को मैं बोलता था ये गलत है, ये हो रहा है वो गलत है, कभी भी वो तो आ सकता है, नहीं ऐसा नहीं जाएगा, हमेशा ईसीजी ग्राफ की तरह ही मार्केट तो जाएगा। मार्केट कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा सकता, कभी भी, कोई भी डाउन हो या अप हो, कोई भी स्ट्रेट डायरेक्शन में, वो नीचे आएगा तो भी ऐसे ऐसे करके ही आएगा, और अप जाएगा तो ऐसे ऐसे करके ही जाएगा। तो वो पीरियड के दौरान लोगों को लगा कि हम स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेबी का भी डेटा आया कि भैया जो लोग 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से 91-92 लोग तो पैसा गंवा रहे हैं, और लोग ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। नए इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को लगता है मैं दिन का 200 रुपया 500 रुपया बना लूंगा, दिन का 1000 रुपया बना लूंगा। कभी कभी आप बना सकते हो, हर टाइम नहीं बना, कभी ना कभी आप लॉस भी जाता है। तो वो उसके फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को मेरी एडवाइस ये है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पहले जाइए, स्टार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड फर्स्ट। म्यूचुअल फंड एसआईपी कीजिए, वो भी उसमें एसआईपी कीजिए। एसआईपी में आप एक तो सिस्टमेटिक आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, डिसिप्लिन रहोगे आप, आपका ये भी चला जाएगा, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। उसके 2-3 साल 5 साल आपने गुजार लिए, उसके बाद आप देखो, आपको अगर स्टॉक्स का नॉलेज है, फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, आपके पास टाइम है, एक्सपर्टीज है, तो आप स्टॉक मार्केट में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है, उसी के लिए म्यूचुअल फंड है। जैसे अगर मेरे पास मैं नौकरी करता हूँ पूरे सुबह 9 से 6 तक, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में डाल के सो जाओ, अच्छे एडवाइजर को लेके, ठीक है, साथ रख के, वो आपका पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो म्यूचुअल फंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड ले लो, और एक टर्म प्लान ले लो। सब पहली सैलरी आई, पहली दूसरी सैलरी में टर्म प्लान आपका तुरंत ले लो, या तो आपकी शादी होती है तभी ले लो तुरंत। ये शादी के बाद आपके फैमिली में एक मेंबर ऐड हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये टर्म प्लान के थ्रू प्रोवाइड होती है। टर्म प्लान करो और म्यूचुअल फंड में डालो, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया। Great, sir. It was really great having you and discussing on this topic. सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा इस पॉडकास्ट का। What is your vision for the future of financial education in India? जो आपका सर मिशन है to empower 10 lakh plus people achieving their financial freedom. सर इसके बारे में सर प्लीज एक बार फिर से सर बताइए सर। मैंने बताया कि मेरा विजन है 10 लाख लोगों तक मैं पहुंच सकूं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। उसके लिए मैं नॉर्मली ऑनलाइन वेबिनार करता हूं, ऑफलाइन मीटिंग्स भी करता हूं,
मैं 5 लोग खड़े होते हैं वो तब उसको भी समझाता हूँ, मेरे पास 5 लोग आए तो मैं 5 लोगों को भी समझाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस समझाने में। लेकिन आप समझो, मेरा वो वही बोलना है, आप एक बार समझो, करो ना करो वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका रिटर्न है, आप जानो, आपके पास है, मेरा काम है समझाने का। फाइनेंशियल लिटरेसी अभी काफी उन्होंने भी, सेबी ने भी स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें काफी सारा इनिशिएटिव ले रही है, काफी सारी एड्स सोशल मीडिया में भी आ रही है, प्रिंट मीडिया में भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रही है, बहुत सारी जगह पे आ रही है। तो अभी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कम है, और कम है इसीलिए फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। फ्रॉड्स वहां पे बढ़ेगा जब वहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी कम होगी, सीधी बात है। फाइनेंशियल आप लिटरेट हो गए तो आप फ्रॉड, आपको कोई फ्रॉड कर नहीं सकता, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता आप, कोई भी, क्योंकि आप फाइनेंशियल लिटरेट हो चुके, आपको मालूम है कहाँ पे करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना। तो फाइनेंशियल लिटरेट हो, इसी के लिए मैं बहुत सारे वेबिनार भी करता हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मिलता हूँ लोगों को, मीटिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में, कहीं पे भी, वहाँ पे भी जाते हैं, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, वहीं पे भी मैं जाके डिलीवर करता हूँ, बहुत सारी जगह पे करता हूँ। और मेरा टारगेट है कि 10 लाख, तो मिनिमम 10 लाख तक लोगों को पहुंच सको, मेरा टारगेट है। Great, sir. देखते Great, sir. हैं, फिर तो गॉड विश। Definitely, sir, it will happen very rapidly. And sir, मैं एक बार फिर से योगी राम के जितने भी दर्शक हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, ऑन द हाई डिमांड वी हैव टेकन दिस टॉपिक फॉर द पॉडकास्ट, हाउ टू मैनेज योर मनी इन अनसर्टेन इकोनॉमिक टाइम्स। और आज नरेश सर हमारे साथ थे, जो कि गुजरात से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ माई ड्रीम मनी, a firm dedicated to providing financial education and investment service. सर ने आज बहुत सारे पॉइंटर्स बताए, हमें बहुत सारे इंसाइट्स बताए, और क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, एंड कैसे हम एनालिसिस करें, कैसे हम प्लानिंग करें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन and awareness, that is most important. It is not about taking any specific, जब मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जब मैं बात करूं या कोई स्कीम की बात करूं, बट गेटिंग एन होलिस्टिकल नॉलेज एंड अवेयरनेस। सर ने जैसा इस पे एम्फेसाइज किया, सर जैसा कि सर का मिशन है टू एनेबल, टू एम्पावर, टू प्रोवाइड नॉलेज गाइडेंस टू 10 लाख प्लस फैमिलीज, तो सर ने आज बहुत सारी चीजें बताई। और सर को जैसे हम जानते हैं, सर एज अ फाइनेंशियल एजुकेटर, सर हेल्प्स पीपल टू गाइड इनटू फाइनेंशियल अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सर आपसे बात करके सर बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपने सर जो आज टॉपिक के बारे में बताया, डिटेल इंसाइट्स बताए, दैट वाज रियली वेरी क्रूशियल, हेल्पफुल, जो कि सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, गाइड करेंगे उनको सर। सो इट वाज रियली माय प्लेजर टू हैव यू अगेन ऑन द पॉडकास्ट, एंड रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। माय प्लेजर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने दोबारा मेरे को बुलाया और ये बात करने का मौका मिला आपसे, लोगों को बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अनसर्टन इकोनॉमिक टाइम्स में। थैंक यू वंस।